वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर्स। प्रिय दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने वो चीज़ कराने वाला हूँ जो आप लोगों ने कब से इंतज़ार कर रहा था। आज मैं 67वीं बीपीएससी प्री एग्ज़ाम से संबंधित टेस्ट सीरीज का आप लोगों के सामने विस्तार से चर्चा करेंगे, जो आपको ए परफेक्शन इंस्टीट्यूट के द्वारा कराया गया है। एक टेस्ट नंबर की बात करें तो टेस्ट नंबर 2121 है। ये टेस्ट कल ही जो है परफेक्शन आईएएस के द्वारा कराया गया है। तो ये सबसे लेटेस्ट आपको टेस्ट सीरीज है, जिसके बारे में मैं आप लोगों के सामने विस्तार से चर्चा करूंगा। तो आप लोग ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि ये जो भी टेस्ट सीरीज तैयार किया गया है ये किसी आम व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया है। इसमें कई सारे विशेषज्ञ मिलकर के इस टेस्ट सीरीज को तैयार करते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है कि जितने भी आने वाले परीक्षाएं हैं, मुख्य रूप से दो परीक्षाएं में बिहार में है, बिहार दरोगा बीपीएससी, ये दोनों एग्जाम से संबंधित दोनों के सिलेबस लगभग सेम है। बस थोड़ा लेवल का अंतर होता है, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या अंतर होती है। तो आपको जितने भी सब्जेक्ट इसमें पढ़ने होते हैं बिहार दरोगा में, उतने ही बीपीएससी में पढ़ने होते हैं, बस लेवल का थोड़ा अंतर होता है। तो आज हम लोग जो है इस टेस्ट सीरीज को विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए आप लोग ये वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ साथ एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं, वीडियो तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को लाइक करने में अलग से कोई समय नहीं लगता है, या अलग से कोई पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं, अलग से कोई मेहनत नहीं करने पड़ते हैं। इसलिए आप लोग लाइक वीडियो को ज़रूर करें। तो दोस्तों चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न क्या कहता है? पहला नंबर प्रश्न है, कैंसर के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण कौन सा है? तो जब भी कैंसर किसी भी व्यक्ति को किसी भी भाग किसी भी अंग में होती है तो उसको कीमोथेरेपी की जाती है। तो उस कीमोथेरेपी के लिए किस विकिरण का प्रयोग करता है, वो प्रश्न को पूछा जा रहा है। तो इसमें प्रयोग की बात करें तो प्रोटॉन बीम का प्रयोग किया जाता है। जबकि कैंसर के लिए जिम्मेवार कौन सी किरण होती है? पराबैंगनी किरणें होती है। पराबैंगनी किरणें जो होता है सूर्य से आती है, और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें जब पृथ्वी तक पहुंचती है तो मनुष्य के लिए वो हानिकारक होती है, जो कैंसर जैसी बीमारियों को उत्पन्न करती है। ये पराबैंगनी किरणों को हमारे शरीर तक आने के, पृथ्वी तक आने से रोकने का काम ओजोन परत करती है। ओजोन परत का आप लोग सुना होगा कि ओजोन परत में छिद्र हो गया है। छिद्र नहीं मीन्स उसको हम अगर आप किताबी भाषा में बात करें तो ओजोन परत का लेयर जैसे मोटाई कहीं कम कहीं ज़्यादा हो जाता है। तो उसकी मोटाई को जब कम हो जाती है तो ये पराबैंगनी किरणें जो उससे पार कर करके सतह तक आती है। जब सतह तक आती है तो ये हमारे शरीर में कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न करती है। तो आपको कैंसर के लिए जिम्मेवार गैस को किरण कौन सी है? पराबैंगनी किरण। जबकि कैंसर के उपचार के लिए किस किरण का प्रयोग किया जाता है? तो प्रोटॉन बीम का प्रयोग किया जाता है। औरक्त किरण की बात करें तो औरक्त किरण जो है ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाने का काम करता है। जबकि एक्सरे की बात करें तो एक्सरे जो है हमारे शरीर के, हमारे बॉडी के अंदर की इमेज को, प्रतिबिंब को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे शरीर के अंदर किसी भी तरह की जैसे हड्डियां टूट जाती है, फ्रैक्चर कर जाती हैं, तो उसके जो हम प्रतिबिंब देखना होता है तो हमको एक्सरे का प्रयोग करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, प्लांक नियतांक है। प्लांक नियतांक है, ऑप्शन नंबर देखिए, कण की आवृत्ति पर निर्भर करता है, कण की ऊर्जा पर निर्भर करता है, ऊर्जा और आवृत्ति दोनों पर निर्भर करता है, कि सार्वभौमिक स्थिरांक है। तो आपको बता दें कि प्लैंक कांस्टेंट जो होता है एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा, सार्वभौमिक स्थिरांक है। इसकी वैल्यू की बात करें तो प्लैंक कांस्टेंट का मान होता है 6.626 गुने 10 के पावर -34 जूल सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है? मीन्स प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है, जैसे प्रकाश जो है वायुमंडल में निर्वात में जब चलता है, उसके बाद जो है शीशा से गुजरता है, पानी से गुजरता है, तो इसके जो है कुछ वेग में परिवर्तन होते हैं। तो प्रश्न उससे ही संबंधित है कि निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है? तो इसके वेग में देखना है कि वेग में कोई परिवर्तन होता है कि नहीं। तो होता है, क्योंकि वायुमंडल में जो है प्रकाश की चल क्या होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। जबकि वही हम कांच में जाते हैं, पानी में जाते हैं, तो उसके वेग चेंज हो जाता है। तो इसके वेग में परिवर्तन होता है, सही बात है। जबकि
अगला है परावर्तन सूचकांक। 3 नंबर है तरंगदैर्घ्य, जब वेग में परिवर्तन होगी तो तरंगदैर्घ्य भी परिवर्तित होगी। आवृत्ति जो है कभी नहीं बदलती है, तो आपको वेग और तरंगदैर्घ्य ये दोनों में जो है दोनों में बदलाव होता है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए और सी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 5 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एवोगाड्रो संख्या की मान आप लोगों को याद होगा। एवोगाड्रो संख्या की मान कितना होती है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 मोल होती है। अगला प्रश्न अंतरिक्ष में चलने वाला पहला व्यक्ति, चलने वाला या अब आपको ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि अंतरिक्ष में तैरने वाला व्यक्ति पहला कौन था, तो आपका ए एलेक्सी लेनेवो था। इसकी बात करें तो कहाँ के था, आपको एलेक्सी लेनेवो जो है रूस के नागरिक था। कल्पना चावला की बात करें तो कल्पना चावला जो है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला थी। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा जगह की कमी रहती है, स्पेस नहीं उतनी रहती है, इसलिए सब चीज़ को हम लिख नहीं पाते हैं, तो आप हमारी बातों पर ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जितने चीज़ को लिखता ना हूँ उससे कई गुना ज़्यादा चीज़ों को आप लोगों को बोल करके बताता हूँ। तो आपको हम जो बोलते हैं उस चीज़ पर ध्यान दीजिए और उस चीज़ को आप बगल में कॉपी कलम को रखिए। जो चीज़ आपको लगता है कि नहीं ये डिफरेंस है, हमारे याद से जो है अलग है या हमें याद नहीं है या आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, तो वो चीज़ को आप लिख लें। तो चलती कल्पना चावला कौन थी, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी। यूरी गागरिन की बात करें तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी, जिनका यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम व्यक्ति जिन्होंने संबंध रूस से है। नील आर्मस्ट्रांग की बात करें तो चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, इनका संबंध जो है यूएसए अमेरिका से था। थोरियम न्यूक्लियाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो न्यूट्रॉन की संख्या को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर में से एटॉमिक मास नंबर को घटा देते हैं। एटॉमिक मास नंबर 234 है, एटॉमिक नंबर 90 है, तो इस दोनों को घटाते हैं तो कितना आ जाता है आपको 144। अगला प्रश्न निम्न में से किसकी न्यूनतम श्यानता है। न्यूनतम श्यानता मीन्स किसमें सबसे कम गाढ़ापन होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा मलाई निकाला हुआ दूध। मीन्स श्यानता क्या होता है, श्यानता जो होता है द्रव और गैसों का गुण होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि श्यानता किस में होता है, तो आपको श्यानता द्रव और गैस में ही होता है, ठोस में कभी श्यानता के गुण नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न गाजर निम्नलिखित में से किसका खराब स्रोत है, तो गाजर में मुख्य रूप से जो है प्रश्न गाजर में कौन सी विटामिन होती है, तो विटामिन ए जो है सर्वाधिक मात्रा में गाजर में होती है, लेकिन गाजर में कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन ये सभी पाए जाते हैं, लेकिन गाजर में विटामिन सी कहीं से नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। वह एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है, तो आपको बता दें इसमें जाइमेज की उपस्थिति में ग्लूकोज अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज की रासायनिक सूत्र की बात करें तो C6H12O6 इसकी रासायनिक सूत्र है। मैग्नीशियम रिबन सफ़ेद पाउडर में बदल जाता है जब इसे निम्न में से किसके साथ प्रज्वलित किया जाता है, तो जब हम इसको O2 ऑक्सीजन के साथ प्रज्वलित करते हैं, जलाते हैं, तो ये सफ़ेद पाउडर में बदल जाता है। CO2 की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी प्रकृति जो होती है अम्लीय होती है, एसिड प्रकृति की होती है, जबकि CO जो होती है वो उदासीन होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रकृति उदासीन होती है। O3 की बात करें तो ये ओजोन है, कार्बन के 3 अलग में से मिल करके बना है और ये इससे जो है सड़ी मछली जैसी गंध आती है। प्रश्न पूछता है कि सड़ी मछली जैसी गंध किससे आती है, तो ओजोन से आती है। ये ऑक्सीजन के एलोट्रोप है। अगला प्रश्न प्लास्टिक के जलने से उत्पन्न होता है। प्लास्टिक जब जलता है तो इससे कई प्रकार के प्रदूषित हानिकारक गैसें निकलती हैं, तो इनमें से पूछ रहा है कि इनमें से क्या क्या होता है, तो आपको इससे फ्लोरांस भी निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है, पारा भी निकलता है, जबकि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है इससे जो है नहीं निकलता है। तो आपको एक से अधिक आंसर हो गए, इसलिए ऑप्शन नंबर 5 हो गया। किसी विलयन का pH 4 से 5 में बदल जाता है, H+ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी होती है, तो pH बराबर आप लोग पढ़े होंगे फार्मूला, pH इक्वल टू क्या होता है -log H+ आयन हाइड्रोजन आयन होते हैं,
तो आपको बोल रहे 4 से 5 हो जाते हैं, इसलिए क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 10 गुना जो है कम हो जाता है। अम्लीयता की बात करें तो पीएच स्केल की बात करें तो पीएच स्केल की खोज HP सोरेसन के द्वारा किया गया था, जबकि अम्लीयत पीएच स्केल पर जो होता है इसकी वैल्यू 0 से 14 तक होती है। 0 से 7 तक, जो भी 7 से कम रहती है जिसकी मान वो अम्लीय होती है, 7 से ऊपर होती है तो क्षारीय होती है। जैसे जैसे हम 0 से 7 की ओर बढ़ते हैं अम्लीयता की मान घटती जाती है। एक कच्चे तेल को विभिन्न उपयोगी हाइड्रोकार्बन में अलग किया जा सकता है, वो किस विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है उसके बारे में प्रश्न किया जा रहा है। तो आपको भिन्नात्मक आसवन विधि द्वारा, यहाँ पे देखिए इंग्लिश वर्ड को देखिएगा तो ज़्यादा इसमें समझ आएगा। देखिए एक होता है डिस्टिलेशन, एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो यही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, आसवन और भिन्नात्मक आसवन। तो ये इसमें जो सही आंसर होगा वो भिन्नात्मक आसवन के द्वारा किया जाता है। ऊर्ध्वपातन की बात करें तो वैसे पदार्थ जो ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं वो ऊर्ध्वपातन कराते हैं। जैसे आपको नेफ्थलीन हो गया, अमोनिया क्लोराइड हो गया, कपूर हो गया, ये सब ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं। क्रोमेटोग्राफी की बात करें 3 नंबर ऑप्शन को, क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो आपको इसका प्रयोग किसी मिश्रण के अवयवों को अलग अलग करने की तकनीक है। किसी भी मिश्रण के अवयवों को अलग अलग करने की विधि को क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। बेंजीन में कितना सिग्मा बॉन्ड और कितना पाई बॉन्ड होता है, तो बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या 12 तथा पाई बॉन्ड की संख्या 6 होती है। बेंजीन की बात करें तो इसके रासायनिक सूत्र C6H6 होता है। जो सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड हमेशा सिंगल होती है। जैसे सिग्मा कोई अकेले सिंगल बॉन्ड बनता है तो वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड रहती है। डबल बॉन्ड जब बनता है तो वहाँ पे एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड रहता है। जबकि ट्रिपल बॉन्ड जब बनती है तो एक सिग्मा 2 पाई होता है। तो सिग्मा बॉन्ड हमेशा अकेले रहती है, सिंगल में सिग्मा अकेले, डबल में एक सिग्मा, ट्रिपल में एक सिग्मा 2 पाई होती है। इसका रासायनिक सूत्र C6H6 होता है। बेंजीन को हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जन्मदाता बोलते हैं, क्योंकि एरोमेटिक में जो है पहला जो है कार्बनिक पदार्थ जो होता है वो बेंजीन होता है। अगला प्रश्न है ब्लीचिंग पाउडर में मौजूद तत्व है। ब्लीचिंग पाउडर में मौजूद तत्व, ब्लीचिंग पाउडर के रासायनिक सूत्र हम जब याद कर लेंगे तो उसमें खुद पता चल जाएगा कौन कौन से तत्व इसमें मौजूद हैं। तो इसके रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 होता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसको बोला जाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसमें देखिए क्या क्या कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और क्लोरीन है। तो कैल्शियम यहाँ पे है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है। तो आपका ब्लीचिंग पाउडर में किन किन तत्व रहता है, कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन। आँखों की अच्छी दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन की जरूरत होती है, तो आँखों के ये तो विटामिन ए हो गया। विटामिन B1 की कमी से विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होती है जिसकी रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन D की कमी से बच्चों में हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। अब विटामिन D की बात करें तो इसकी रासायनिक नाम कैल्सीफिरोल है, जबकि विटामिन K का रासायनिक नाम फ्लिकोक्विनोन है। पुरुष का सेक्स हार्मोन कौन सा है। पुरुष और महिलाओं में अलग अलग तरह के जो हार्मोन पाई जाती है। इसमें पूछा जा रहा है कि पुरुष का सेक्स हार्मोन कौन सा है। तो पुरुष की बात करें तो पुरुष की हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन है। जबकि महिला की बात करें इसमें पुरुष का पूछा जा रहा है तो पुरुष का टेस्टोस्टेरोन होगा, इसमें ये नहीं, पुरुष का टेस्टोस्टेरोन। जबकि महिला की बात करें तो महिला में एस्ट्रोजन होता है। ये क्या होता है, फीमेल हार्मोन होता है, ये आपको मेल हार्मोन होता है। एस्ट्रोजन की बात करें तो एस्ट्रोजन को हम लव हार्मोन भी बोलते हैं, लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्सीटोसिन की बात करें तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये बच्चे को जन्म देने के समय मदद करता है। अगला प्रश्न, पीत ज्वर के उपचार के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो नोबेल पुरस्कार ये दिया गया है पीत ज्वर के लिए मैक्स थियलर को दिया गया है। पैराथायरॉयड ग्रंथि का खराब होना निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है। तो इसमें जो है पैराथायरॉयड ग्रंथि जो है आपको कैल्शियम पे जो है कंट्रोल करने का काम करती है। अगर शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम होती है तो ये आपको
कैल्शियम को स्रावित करती है, जबकि स्रावित ज़्यादा हो रही है कैल्शियम की मात्रा तो उसको कंट्रोल करने का काम करती है। पैराथायराइड ग्रंथि थायराइड ग्रंथियों की नीचे पाई जाती है। आयोडीन की बात करें तो आयोडीन की कमी से ग्वाइटर, जिसको घेंघा रोग बोलते हैं, लोहा की कमी से बोलें तो ये एनीमिया नामक रोग होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सच्चा फल है? इसमें दो चीज़ होता है, एक सत्य फल एक असत्य फल। यहाँ आपको सच्चा फल सत्य फल पूछा जा रहा है। तो आलू बुखारा ये जो है आपको सत्य फल क्या है? सत्य फल उसको बोलते हैं जिसका विकास अंडाशय से होता है। सत्य फल किसको बोलते हैं? जिसका विकास अंडाशय से होता है उसको सत्य फल कहा जाता है। जबकि यहाँ सेब, नाशपाती, केला जो है आपको ये सब असत्य फल है। अगला प्रश्न है, भारत में क्रिकेट के लिए नियंत्रण बोर्ड द्वारा लिखित भारतीय वरिष्ठ चयन समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये आपको किया गया है चेतन शर्मा को किया गया है। सौरव गांगुली की बात करें तो बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई की स्थापना की बात करें तो बीसीसीआई की स्थापना 1928 में होगा था, जिसकी मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, महिला एकल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? तो महिला का पूछा जा रहा है, वो भी यूएस पूछा जा रहा है। यूएस जो होता है अंतिम होता है, ये आपको जीता गया है एमा रादू कानू के द्वारा जीता गया है। एमा रादू कानू की बात करें तो ये यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के रहने वाली हैं। जबकि नाओमी ओसाका की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ओपन विजेता हैं। हाल ही में शिवराजपुर समुद्र तट को नीला झंडा प्रमाण पत्र मिला है। शिवराजपुर कहाँ स्थित है उसके बारे में बताने। शिवराजपुर आपको गुजरात में स्थित है। ये करंट अफेयर का प्रश्न है। अगला प्रश्न, हाल ही में रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। रघुवंश प्रसाद सिंह जो है बिहार के जो है एक चर्चित नेता थे, जो आपको आरजेडी पार्टी से संबंधित हैं। जून 2021 में 47वां G7 शिखर सम्मेलन वस्तुतः कहाँ आयोजित किया गया? तो G7 जो है उसी नाम 7 मतलब यहाँ इसमें 7 कंट्री शामिल हैं, इसलिए इसका नाम जो G7 दिया गया है। तो G7 2021 का बैठक जो आपको यूके ब्रिटेन के कॉर्नवाल में किया गया है। ब्रिटेन के कॉर्नवाल में किया गया है। इसमें सदस्य देशों की बात करें तो इसमें कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके है, यूएसए है। ये 7 देश इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? तो 125वीं जयंती पर 125 रुपये का जो सिक्का जारी किया गया है। स्वामी प्रभुनाथ की बात करें तो ये प्रभुपाद जो है इस्कॉन के संस्थापक थे। इस्कॉन के संस्थापक थे। संत स्वरी किसके द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है? ये आपको जैन धर्म के श्वेतांबर समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। श्वेतांबर धर्म जो है, जैन धर्म जो है 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। जो व्यक्ति श्वेत वस्त्रों का धारण किया वो श्वेतांबर कहलाया। लिंगायत धर्म की बात करें तो लिंगायत धर्म के जो संस्थापक लकुलिश थे। महायान की बात करें तो महायान जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ग्राउंड वेल रिपोर्ट एक्टिंग ऑन इंटरनल क्लाइमेट माइग्रेशन किसके द्वारा जारी किया गया है? जो आपको विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक के अभी वर्तमान में महानिदेशक डेविड मालपास हैं। जबकि विश्व बैंक की स्थापना की बात करें तो विश्व बैंक की स्थापना 1945 में किया गया था, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। मीडिया में कभी कभी उल्लेखित प्रदान पोर्टल किससे संबंधित है? तो प्रदान पोर्टल की बात करें तो प्रदान पोर्टल का संबंध जो है इसरो मिशन के लिए डेटा संग्रह करने के लिए, इसरो मिशन के लिए डेटा संग्रह करने के लिए है। यह आपको करंट अफेयर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत ने सितंबर 2021 में अपना पहला बैलिस्टिक मिसाइल और उपग्रह ट्रैकिंग जहाज लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? तो आपको INS ध्रुव को लॉन्च किया गया है। अल्पसंख्यकों के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? तो आपको इकबाल सिंह लालपुरा को किया गया है। इकबाल सिंह लालपुरा को किया गया राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 1992 के अधिनियम के तहत जो 1993 में किया गया था।
अगला प्रश्न, कोविड-19 नमूनों के परीक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली सेलाइन गार्गल RT-PCR तकनीक निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो आपको ये विकसित किया गया है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया गया है। परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये सब डेट आपको याद करने वाला है। 29 अगस्त को मनाया जाता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अधीन बिहार को किस राज्य के साथ जोड़ा गया है? जो आपको त्रिपुरा के साथ जोड़ा गया है। ये सभी करंट अफेयर के प्रश्न हैं और करंट अफेयर के संबंध आपको जो भी एग्जाम देने हैं, बिहार BPSC या बिहार दरोगा, तो आपको कम से कम 1 साल के करंट अफेयर को तो तैयार करके रखना ही होगा। बिना जो 1 साल के करंट अफेयर तैयार किए आप कोई भी परीक्षा को जाकर के नहीं दे सकते हैं। तो आपको 1 साल का पीछे करंट अफेयर को टारगेट करना ही होगा। अगला प्रश्न है, जहाँ वोट वहाँ टीकाकरण। ठीक है, जहाँ वोट वहाँ वैक्सीकरण की शुरुआत जो है दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, जबकि उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? तो वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि प्रत्येक राज्यों में जो भी राज्यपाल होते हैं वो मुख्यमंत्री की शपथ दिलाते हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पुदुचेरी में ये राष्ट्रपति के द्वारा मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाती है। तो इसमें से मिलान करना, थैला बैंक की शुरुआत कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है, लखनऊ नगर निगम के द्वारा। वात्सल्य योजना लखनऊ उत्तराखंड। देखिए यहाँ पे 2 चीज़ है, एक वात्सल्य योजना उत्तराखंड, एक मिशन वात्सल्य है तो महाराष्ट्र होगा। किसान फल राहत योजना पंजाब में, स्मार्ट किचन प्रोडक्ट आपको केरल में। इनमें से छांटना है आपको कि कौन सा जो है गलत है। तो किसान फसल राहत योजना जो आपको पंजाब में नहीं चला करके आपको झारखंड में चलाया गया है, झारखंड सरकार द्वारा चलाया गया है। झारखंड की बात करें तो यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या 81 है, लोकसभा सीटों की संख्या 14 और राज्यसभा सीटों की संख्या 6 है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, जिनका संबंध झारखंड मुक्ति मोर्चा राजनीतिक पार्टी से है। राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई है? जो आपको NDMA के द्वारा किया गया है। NDMA की बात करें तो इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा ये सूचना प्रणाली को विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ अपने संबंधित फास्ट पेमेंट सिस्टम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI और पे नाउ को जोड़ने के लिए एक परियोजना की घोषणा की है? तो आपको सिंगापुर के साथ किया गया है। हाल ही में समाचार पत्रों में देखे गए एरावत का संबंध किससे है? एरावत का संबंध भारत का पहला AI विशिष्ट क्लाउड कंप्यूटिंग अवधारणा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 90/90 इस 90:90 रणनीति एक महत्वाकांक्षी उपचार है कि इसका लक्ष्य निम्नलिखित में से किस बीमारी को समाप्त करने के लिए रखा गया है? तो ये आपको एड्स से संबंधित है। एड्स को बीमारी को समाप्त करने के लिए ये चीज़ को शुरू किया गया है। एड्स की बात करें तो भारत सरकार का उद्देश्य जो है 2030 को भारत से एड्स को समाप्त करना, जबकि टीबी उन्मूलन का जो है लक्ष्य रखा गया है आपको 2025 से। जबकि पूरे वर्ल्ड में टीबी उन्मूलन की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है 2030। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचार में सैन्य अभ्यास तालिस्मान सब्रे की खबर छपी। यह निम्नलिखित में से किस देश के बीच सबसे बड़े द्विपक्षीय संयुक्त परीक्षण अभ्यास किया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु जल संधि 1960 के अधीन अप्रतिबंधित उपयोग के लिए भारत को आवंटित की गई है? तो आपको ये चीज़ ध्यान में देखे होंगे कि 1960 हुआ था, जो सिंधु नदी समझौता के नाम से जाना जाता है। यह समझौता वर्ल्ड बैंक के निगरानी में किया गया था। इसके तहत जो है पाकिस्तान में जो तीन नदियां हैं पश्चिमी छोर पे, जैसे सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है, ब्यास है। इस 6 नदियों में से 3 ऐसे नदियाँ थे जिन नदियों की 80% पानी पाकिस्तान को यूज करना था, और कुछ 3 नदियाँ थे जिसके पानी 80% भारत को यूज करना था। तो इसमें से 3 ऐसी नदियाँ थीं, 3 सिंधु, झेलम, चिनाब। ये 3 नदियों का पानी जो है 80% पाकिस्तान यूज करेगा, 20% भारत करेगा। इसके बाद था रावी,
ब्यास, सतलज, ये 3 नदियों की पानी का 80% भाग भारत यूज करेगा और 20% पाकिस्तान यूज करेगा। इसमें पूछ रहा है कि अप्रतिबंधित उपयोग कौन आवंटित की गई है, तो इसमें देखना है ये सतलज भी है, ब्यास भी है और रावी भी है। ये तीनों नदियाँ, झेलम जो है ये पाकिस्तान के यूज वाला था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, ऑप्शन नंबर 5 सही होगा। पहचान पहल खबरों में रही यह निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, तो पहचान जो है आपको कपड़ा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के चरण 2 और चरण 3 को निम्नलिखित में से किसके द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है, तो आपको ये वित्त पोषित जो किया जाता है विश्व बैंक और एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक के द्वारा किया जा रहा है। वोल्फ रेट स्टेट हाल ही में समाचार में देखा गया, यह क्या है, तो इसके बारे में बात करें तो एक प्रकार की ये तारा है। ग्रहों की संख्या वर्तमान में कितनी, तो 8 है। अनामिया हाल ही में समाचार में देखा गया, उसका संबंध किससे है, अनामिया आपको जनजातीय स्वास्थ्य सहयोगी है, जनजातीय स्वास्थ्य सहयोगी है। किस देश को खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत से गैर हानिकारक नैनो नाइट्रोजन तरल उर्वरक प्राप्त हुआ, तो ये आपको श्रीलंका में हुआ है। श्रीलंका में वर्तमान में अभी राष्ट्रीय खाद्य आपातकाल घोषित किया गया है। ये प्रश्न पूछ सकता है कि किस देश में राष्ट्रीय खाद्य आपातकाल लागू किया गया, तो आपको श्रीलंका में किया गया है। जबकि सैन्य आपातकाल की बात करें तो कुछ दिन पहले सैन्य आपातकाल म्यांमार में लगाया गया था। जबकि पर्यावरण आपातकाल की बात करेंगे तो पर्यावरण आपातकाल जो है आपको मॉरिशस के द्वारा लगाया गया था। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की सीमा जो है हमारे 5 राज्यों से लगती है और सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश की पश्चिम बंगाल से लगती है, जबकि सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ बांग्लादेश के साथ ही लगती है, जो कि 40-96 किलोमीटर है। सार्थक योजना हाल ही में समाचार में देखा गया है, यह किससे संबंधित है, तो सार्थक योजना आपको विद्यालय शिक्षा से संबंधित है। इस शांता पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, इसको कथन को देखना है। इसमें देखना है पहला नंबर के, इसका उद्देश्य आदिवासी बच्चों के लिए नहीं, आदिवासी बच्चों के लिए नहीं किया गया है, इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, सही है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केटिंग जो स्वच्छता फॉर्म और खरीदारों के जोड़ने के लिए मंच प्रदान करता है, ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो ए और सी, बी और सी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 5 सही होगा। हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद समाचार में देखा गया, इसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किस मंत्री द्वारा की जाती है, इसकी अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा की जाती है। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समुदाय के उच्चतम प्रतिशत वाला भारत का कौन सा राज्य है, तो उच्चतम प्रतिशत की बात करें तो उच्चतम प्रतिशत जो है जनजातियों में आपको उड़ीसा का है। जबकि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की बात करें तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो है आपको मध्य प्रदेश में निवास करती है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा जिला निम्नलिखित में से सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा जिला की बात करें तो सबसे छोटा जिला माहे है, जो कि पुदुचेरी का जिला है। सबसे बड़ा जिला की बात करें भारत में तो सबसे बड़ा जिला आपको कच्छकरण है, सबसे बड़ा जिला कच्छकरण है। सबसे छोटा जिला जो आपको माहे है, जो माहे किसका है, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का जिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा प्रोटोकॉल सम्मेलन आधुनिक तकनीक से जीवित संशोधित जीवों के कारण होने वाले संभावित जोखिमों से जैव विविधता की रक्षा के लिए समर्पित है, तो इसका जैव विविधता की बात करें ये आपको कार्टाजेना प्रोटोकॉल है, जो कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध ऐसे डायरेक्ट पूछ सकता है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो जैव विविधता से है। जबकि नोगोया प्रोटोकॉल की बात करें तो नोगोया प्रोटोकॉल का इसको ABC प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है, ये आनुवंशिक संसाधन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर भौतिक ठोस प्रदूषण है, इसमें से ठोस प्रदूषण के जो उदाहरण जो है ऊष्मीय प्रदूषण ठोस प्रदूषण का उदाहरण है। निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण के रूप में आपको सजाना है, तो आपको ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सबसे पहले आपको दक्षिण चीन सागर, इसके बाद सिलेबस सागर और बांदा सागर, लास्ट में आपको तिमोर सागर हो जाएगा। हॉर्मुज जलसंधि के बीच है, हॉर्मुज जलसंधि के बीच की बात करें तो आपको ओमान की खाड़ी
और फारस की खाड़ी स्थित है। अफगानिस्तान की निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण की ओर आपको सजाना है। तो आपको सबसे पहले हो जाएगा कौन, हिंदू कुश पर्वत। इसके बाद जो है दूसरा स्थान पर हो जाएगा पारोपामिस रेंज। इसके बाद होगा सिकाई और चौथा पर चगाई हिल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। मेरुगुई द्वीप समूह कहाँ स्थित है? मेरुगुई द्वीप समूह आपको हिंद महासागर में स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। इसके बाद करें क्षेत्र का बात करें तो म्यांमार के क्षेत्र में स्थित है। तकला मकान कहाँ स्थित है? आप लोग शायद जानते होंगे तकला मकान चीन में है, लेकिन यहाँ पे चीन से काम नहीं चलेगा, केवल ये आपको चीन के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। बिस्के की खाड़ी स्थित है। बिस्के की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो आपको अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है अरेबियन प्लेट किसके किसके बीच में स्थित है? तो अरेबियन प्लेट की बात करें तो अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियन प्लेट ये दोनों के बीच में है। अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों के बीच में स्थित है अरेबियन प्लेट। कारपेंटारिया की खाड़ी निम्न में से किसके कहाँ पे स्थित है? तो कारपेंटेरिया की बात करें तो ये जो आपको ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में एक बॉस जल संधि भी है, पूछा जाता प्रश्न बॉस जल संधि कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पंचेत बांध किस नदी पे है? आपको पंचेत बांध जो है दामोदर नदी पर स्थित है। दामोदर नदी को जैविक नदी के नाम से भी जाना जाता है। दामोदर नदी आपको ये हुगली नदी की सहायक नदी है। बेतवा की बात करें तो बेतवा एन ये सब यमुना की सहायक नदी है। सोन की बात करें तो सोन जो है गंगा की सहायक नदी है, जो पटना में गंगा में जो है दक्षिण की ओर से आकर के मिल जाती है। निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर दक्षिण दिशा में सही क्रम में सजाना है। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहले राकापोस, इसके बाद गरसुब्रुम, पहले राकापोस, इसके बाद हरामोस, इसके बाद हो जाएगा आपको गसर ब्रूम और लास्ट में होगा मासर ब्रह्म। कौन सी झील लद्दाख और तिब्बत द्वारा साझा की जाती है? इसमें जो बताना है आपको पेंगोंग झील। ये पेंगोंग झील काफ़ी चर्चा में था। पिछला साल देखे होंगे कि भारत और चीन में जब झड़प हुई थी तो कुछ भारत के सैनिक भी मारे गए थे, कुछ चीन के सैनिक भी मारे गए थे। तो इसी आपको पेंगोंग झील में ये झड़प हुई थी, जो कि लद्दाख में स्थित है। तो ये आप लद्दाख और तिब्बत दोनों के सीमा पर स्थित है। इसके कुछ हिस्सा पेंगोंग झील के कुछ हिस्सा को चीन बोलता है मेरा हिस्सा है, और कुछ भारत का बोलता है भारत का हिस्सा है। तो दोनों ये झील पर दोनों देशों का अधिकार है। आपको पेंगोंग झील लद्दाख में स्थित है। पेंगोंग झील ये आपको खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न है भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है किस चीज़ का? तो आपको चाय का। भारत जो है चाय का अधिक उत्पादन करता है, इसलिए चाय को उपयोग भी करता है और दूसरे देश को निर्यात भी करता है। रीयूनियन द्वीप निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? तो रीयूनियन द्वीप जो आपको फ्रांस का हिस्सा है, और रीयूनियन द्वीप आपको हिंद महासागर में स्थित है, जिस पर फ्रांस का वर्तमान में अधिकार है। विश्व का सबसे बड़ा भूमि से घिरा लैंडलॉक कंट्री, क्योंकि लैंडलॉक कंट्री की बात करें तो लैंडलॉक कंट्री किसको कहते हैं? लैंडलॉक कंट्री उसको कहा जाता है वैसी देश जिसकी सीमा किसी समुद्री सीमा से नहीं छड़ती है, मीन्स चारों तरफ से जो है स्थलीय सीमा से घिरा हुआ हो, उसको लैंडलॉक कंट्री बोला जाता है। तो भूमि से घिरा हुआ सबसे बड़ा जो लैंडलॉक कंट्री की बात कर रहा है, तो सबसे बड़ा जो आपका हो जाएगा इसमें कजाकिस्तान हो जाएगा। जबकि दूसरा सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री की बात करें तो ये मंगोलिया हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सी है? द्वीप समूह सबसे बड़ी द्वीप समूह जो आपको इंडोनेशिया है। इसमें बहुत सारे मीन्स 7,000 या 12,000 ऐसे कुछ हैं, 12,000 के लगभग इसमें छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया का हृदय जो है जावा द्वीप को कहा जाता है। जावा द्वीप पर इसी जावा द्वीप पर विश्व के सबसे अधिक सिनकोना का उत्पादन किया जाता है। निम्नलिखित शहरों में को पूर्वी से पश्चिम की दिशा की ओर आपको सजाना है। अभी देखिए अफगानिस्तान काफ़ी चर्चा में है, इसलिए जो अफगानिस्तान से कई सारे यहाँ पे प्रश्न उठे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सही उत्तर 2 नंबर। अगला प्रश्न है
रोड़ा कंपनी के हथियार की चोरी कहाँ हुई? यह आपको बंगाल से संबंधित है। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? फैजाबाद से आपको थे अहमदुल्ला शाह थे। तात्या टोपे की बात करें तो तात्या टोपे का संबंध जो आप कानपुर से था। वीर कुंवर सिंह की बात करें तो वीर कुंवर सिंह का संबंध जो है बिहार के आरा से था। निम्नलिखित में से किसने मगध की राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था? तो आपको यह स्थानांतरित किया था आपको उदयन ने। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना भी की थी और अपनी राजधानी को राजगीर से स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र लाया था। इसको उदयन को जो है उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके जो गद्दी पर बैठा था। मोम सांचा विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मोम सांचा विधि की बात करें तो आपको प्राचीन मूर्ति बनाने की तकनीक से संबंधित है। प्राचीन मूर्ति बनाने की तकनीक से संबंधित है आपको मोच सांचा विधि। टेराकोटा की बात करें तो टेराकोटा किसको कहते हैं? टेराकोटा जो है मिट्टी में आग में पकाई हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। दाग और हुलिया प्रथा निम्नलिखित में से किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था? तो दाग और हुलिया की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। सिकंदर लोदी की बात करें तो सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक ने भारत में नहरों का जाल बिछाने में भारत में सर्वाधिक नहरों का विकास किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। लाला लाजपत राय को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो ये पंजाब केसरी लाला लाजपत को राय को उपाधि दी गई थी। लोकमान्य की बात करें तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को उपाधि दी गई थी। जबकि हिंद केसरी और महात्मा की बात करें तो ये महात्मा गांधी को उपाधि दी गई थी। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो बिहार में आपको 1912 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की बात करें इसकी अध्यक्षता RN माधोलकर के द्वारा किया गया था। यह आपको किया गया था पटना के बांकीपुर में किया गया था। जबकि दूसरा अधिवेशन बिहार में 1922 में किया गया था, वो गया हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। तीसरा अधिवेशन की बात करें तो बिहार में 1940 में किया गया था, रामगढ़ में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने किए थे। जो कि वर्तमान में रामगढ़ जो है अब बिहार का हिस्सा नहीं रहा, वो झारखंड में चला गया है। बिहार दिवस 2021 का विषय क्या था? बिहार दिवस 2021 का विषय था आपका जल जीवन हरियाली। बिहार सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है जिसका नाम जल जीवन हरियाली है। इसका जल जीवन हरियाली का मुख्य उद्देश्य है पेड़ पौधों की अधिक से अधिक संख्या में जो है विकास करना तथा जल का संचय करना है। जिस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्तावित किया हुआ उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो पूर्ण स्वराज जो है किया गया था, उसकी जो है अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह अध्यक्षता किया था। महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस की मात्र एक बार अध्यक्षता किया 1924 के बेलगाम अधिवेशन में। जबकि अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद थे, जो मात्र 35 वर्ष की उम्र में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। वो अध्यक्षता किए थे 1923 दिल्ली के अधिवेशन किए थे। और सबसे अधिक दिनों तक भी कांग्रेस के अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति भी अबुल कलाम आज़ाद थे, जो 1940 से लेकर के 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अगला प्रश्न, वर्ष 1911 में निम्नलिखित में से किसने बॉम्बे में समाज सेवा लीग का गठन किया था? जो आपको MN जोशी के द्वारा ये किया गया था, MN जोशी के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उदारवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं किया? उदारवादी दो चीज में बटा हुआ था कांग्रेस, उदारवादी एक उग्रवादी। तो उदारवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व किसने नहीं किया था उसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये आपको बिपिन चंद्र पाल नहीं थे। बिपिन चंद्र पाल थे उग्रवादी नेता में थे। बिपिन चंद्र पाल थे, बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, ये सब जो है उग्रवादी दल में थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन BR अम्बेडकर से संबंधित नहीं है? भीमराव अम्बेडकर से कौन संबंधित नहीं है? तो महाड़ सत्याग्रह ये जो भीमराव अम्बेडकर से संबंधित है। बहिष्कृत हितकानी सभा ये भी संबंधित है।
पूना समझौता, ये भी 1932 में हुआ था, ये भी जो हम इससे संबंधित है। गुलामगिरी संबंधित नहीं है। गुलामगिरी के लेखक थे आपको ज्योतिबा फुले। तो ये आपको ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये तीनों चीज जो थे वो अम्बेडकर से संबंधित है। महाड़ सत्याग्रह, बहिष्कृत हितकानी सभा और पूना समझौता, जबकि गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संबंध में तड़ित चालक सिद्धांत का विचार किसके मन में आया था या किसने दिया था? तो आपको बिपिन चंद्र का यह विचार था। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? बुधु भगत कोल विद्रोह सही है। बाल गंगाधर तिलक मराठा सही है। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम जाना जाता है सही है। बिरसा मुंडा उलगुलान विद्रोह जो है बिरसा मुंडा संबंधित है। ये अब सभी आपका ऑप्शन सही है। पुस्तक द गुड बोटमैन जो गांधी जी द्वारा अन्य की अपेक्षा नेहरू की वरीयता देने के बारे में बात करती है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपको राजमोहन गांधी के द्वारा लिखी गई है, जिसमें गांधी से ज़्यादा वरीयता नेहरू को इसमें दी गई है। ब्रह्म समाज और उसके सुधारवादी विचारों का मुकाबला करने के लिए धर्म सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? धर्म सभा की बात करें तो धर्म सभा की स्थापना जो है राधाकांत देव के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी जहाज ने 1612 में पुर्तगालियों बेड़े का सफलतापूर्वक मुकाबला किया और अंग्रेजों के जहांगीर के दरबार तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया था? तो ये आपका जहाज था ड्रैगन ने ही अंग्रेजी जहाज ड्रैगन ने ही सफलतापूर्वक मुकाबला किया और अंग्रेजों को जहांगीर के दरबार तक पहुंचने में मदद किया। पहली महिला सत्याग्रही कौन थी? पहली महिला सत्याग्रह यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो पहली महिला सत्याग्रह जो आपको सुभद्रा कुमारी चौहान थी, जबकि पुरुष में प्रथम सत्याग्रह पूछा था तो विनोबा भावे थे। कस्तूरबा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी की पत्नी थी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भाषा थी? तो पहली भाषा आपकी थी तमिल, जिसको कब शामिल किया गया था? तो आपको 2004 में शामिल किया गया था। आपको तमिल है, तेलुगु है, संस्कृत, ये सभी जो है शास्त्रीय भाषा में है। शास्त्रीय भाषा और भी हैं, जैसे कन्नड़ है, आपको मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, उड़िया है, संस्कृत है। ये सभी जो है 6 भाषाएं जो है वो आपको शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत आती हैं। शास्त्रीय भाषा किसको कहा जाता है? तो शास्त्रीय भाषा वैसी भाषा को कहा जाता है जिनकी जो काफ़ी पुरानी भाषाओं में गिनती की जाती है। एक निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प व्यक्तियों के सही कालक्रम को दर्शाता है? इनमें से काल के अनुसार क्वेश्चन आपको देना है। तो निजामुद्दीन औलिया कबीर, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। निम्नलिखित का सही मिलान करना है, इसको सही जोड़े का मिलान करना है। आपका तुगलकाबाद का किला, ये आपको गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनाया गया था, जबकि लाल किला का निर्माण शाहजहां ने किया था। हौज खास की बात करें तो हौज खास फिरोज शाह तुगलक, और सीरी का किला का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में किया था। तो ऑप्शन नंबर इसके अनुसार आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 सही है। मोडी लिपि का प्रयोग किस दस्तावेज में किया जाता था? मोडी लिपि का प्रयोग किस दस्तावेज में किया जाता था? ये आपको मराठा दस्तावेज में किया जाता था। मानव जाति के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? अष्टांगिक मार्ग का प्रयोग जो है गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया था। गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म आपको नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, जबकि इनके ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोधगया में हुआ था। नदी की बात करें तो फल्गु नदी के किनारे हुआ था। गौतम बुद्ध ने पहला ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला अपना धर्मचक्र प्रवर्तन में से पहला उपदेश दिया और सारनाथ में दिया, जबकि सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया। गौतम बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के देवरिया में हो गई थी। इनके एक शिष्य था जिनका नाम था चुंद ने जो है इनको सूअर का मांस खिलाया था। उसके बाद ही इनके उदर में किसी भी तरह की परेशानी आई और बीमार पड़ गए। उनके बाद ही जो इनकी गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासन काल में किया गया है?
तो महाबलीपुरम के जो है आपको नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाराहमिहिर द्वारा लिखी गई थी? तो आपको पंच सिद्धांतिका ब्राह्मणी द्वारा लिखी गई थी। आपके बृहद संहिता भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई। तो ऑप्शन नंबर 5 ऑप्शन नंबर 5 सही है। निम्नलिखित में से कौन सी हर्ष की राजधानी थी? हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो हर्ष की राजधानी आपको कनौज भी थी और थानेश्वर भी थी। तो ऑप्शन नंबर, इसलिए ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटो हड़प्पा संस्कृति नहीं है? प्रोटो हड़प्पा संस्कृति में कौन नहीं है? तो आपको जॉर्नी जार्वो संस्कृति प्रोटो सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में नहीं आती है। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 में किया गया था, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा का जो है, हड़प्पा की खोज के बाद जो हड़प्पा ही नाम रखा गया था, इसका पीछे कारण था कि हड़प्पा सभ्यता की कोई भी लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए सभी इतिहासकारों का मानना था कि इसकी खोज जो हड़प्पा नामक गांव में हुआ था, इसी के आधार पर इसकी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया। बाद में चल करके जो है इस सभ्यता का क्षेत्र और सारी क्षेत्रों में जो है प्राप्त हुआ, जिसके देखा गया कि इस सभ्यता से संबंधित ही जो है ये क्षेत्र हैं। और देखा गया खास करके इस सभ्यता का जो भी विकास हुआ है सिंधु नदी और सिंधु की सहायक नदियों के आसपास में ही हुआ है, इसलिए बाद में इस चल करके इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता की जगह सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। बाद में फिर सभ्यता का कांस्य युगीन सभ्यता भी नाम दिया गया। इसके पीछे यह कारण था कि वहाँ की जितने भी बर्तनें मिली हैं वो कांसे से बनी हुई थी, इसलिए बाद में इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। बाद में देखा गया कि ये सभ्यता जो थी ये नगरीय सभ्यता थी। इसके पीछे कारण क्या था कि यहाँ की जो भी घरें बनी हुई थी वो खास करके पक्की ईंटें के द्वारा बनी गई थी। साथ साथ यहाँ की जो व्यवस्था थी, नालियाँ थी, घरें थी, वो एक नगर योजना की तरह बसाई गई थी, इसलिए बाद में चल करके इसको नगरीय सभ्यता कहा गया। तो हड़प्पा सभ्यता को कई अन्य नामों से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, आपको कांस्ययुगीन सभ्यता और एक नगर सभ्यता के रूप में जानी जाती है। तो इसके पीछे ये सब कारण थे। मिलान करना है, निम्नलिखित में से मिलान करना है। भारतनाट्यम की बात करें तो भारतनाट्यम तमिलनाडु में है। कथक की बात करें तो उत्तर भारत जो उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल। इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो इलाहाबाद के स्तंभ लेख की बात करें तो इलाहाबाद स्तंभ लेख आपको समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसके समकालीन जो थे हरिसेन था। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय शहर 3 विद्वान ऋषि कपिला, गार्गी और मैत्रेय का घर था? इसमें तीनों का जो था आपको मिथिला की बात करें तो मिथिला जो है आपको बिहार में स्थित है। एकात्मक मानववाद और अंत्योदय की अवधारणा भारत के निम्नलिखित दूरदर्शी विचारकों में से किससे जुड़ी थी? तो इसका आपको दीनदयाल उपाध्याय। यहाँ प्रश्न पूछा था एकात्मक मानववाद और अंत्योदय की अवधारणा। अंत्योदय की अवधारणा जो है किसके विचार में था? तो दीनदयाल उपाध्याय का विचार था। इसीलिए जो है वर्तमान की केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। उस डेट को बात करें तो 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। दीनदयाल उपाध्याय की बात करें तो इनका जन्म 1916 में उत्तर प्रदेश के मथुरा में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो ये भारत के प्रथम पूर्ण रूप से गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने वाले प्रथम व्यक्ति थे, जिनका सबसे कम समय तक भी प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड है, जो मात्र 13 दिन तक प्रधानमंत्री बने थे। सार्वजनिक रोजगार के मामले में समान अवसर की गारंटी किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? समान अवसर की गारंटी आपको अनुच्छेद 16 के 1 के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 17 की बात करें तो अस्पृश्यता का अंत किया गया है। मीन्स किसी भी व्यक्ति के साथ अस्पृश्य छुआछूत की भावना आप नहीं कर सकते हैं। कोई डोम है, कोई मुसहर है या कोई नीच जाति का, ऊंच जाति का, इस तरह से आप किसी के साथ बिहेव नहीं कर सकते हैं। ये आर्टिकल 17 बताता है। आर्टिकल 14 की बात करें तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार 14 देता है, जबकि 15 जो है धर्म, मूल, जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति को विभेद नहीं कर सकते हैं।
कुछ निर्दिष्ट देशों से संबंधित भारतीय मूल की व्यक्तियों के लिए भारत संघ में दोहरी नागरिकता की अवधारणा की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपको एम.एल. सिधवी समिति के द्वारा की गई थी। इसकी ईस्वी की बात करें तो ये आपको 2002 की अधिनियम थी। एम.एल. सिधवी की बात करें तो एम.एल. सिधवी समिति एक पंचायतों से संबंधित है जिसकी गठन 1986 में किया गया था। बलवंत राय मेहता की समिति की बात करें तो भारत में जो पंचायती राज प्रणाली है वो बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर ही चलाई जाती है, जिनमें इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया था। ये गठन जो है की बात करें तो ये गठन 1957 में किया गया था, जबकि अशोक राय मेहता समिति की बात करें तो इनका जो है समिति 1977 में था। अशोक राय मेहता समिति ने पंचायत से संबंधित 2 स्तरीय समिति का विचार दिया था। राजमनार समिति की बात करें तो राजमनार समिति जो है केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए राजमनार आयोग समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किस देश से ली गई है? चुनाव की पद्धति मीन्स चुनाव प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ये आपको आयरलैंड से ली गई है। जबकि राष्ट्रपति का पद की बात करें तो राष्ट्रपति का पद जो है आपको ब्रिटेन से लिया गया है। तो ये आपको निर्वाचन, महाभियोग, ये सब आपको अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का महाभियोग अमेरिका से लिया गया है। लेकिन निर्वाचन पद्धति की बात करें तो निर्वाचन पद्धति जो है, निर्वाचन प्रणाली आपको आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से और कई सारी चीज़ें ली गई हैं, जैसे राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो मनोनीत किया जाता है वो आपको आयरलैंड से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक, ये सब जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जबकि इंग्लैंड से बात करें तो एकल नागरिकता जो भारत में है, संसदीय प्रणाली, विधि के समग्र निर्माण प्रक्रिया, ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए है? तो राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना जो अनुच्छेद 315 के तहत किया जाता है। जबकि 320 के तहत लोक सेवा आयोग का कार्यकाल मीन्स प्रश्न पूछा जाता है कि लोक सेवा आयोग के कार्यकाल का उल्लेख किस में किया गया? तो 320 में किया गया है। 326 की बात करें तो 326 में चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये प्रश्न करंट अफेयर का प्रश्न है आपको। तो आपको डॉक्टर लाल साहनी, डॉक्टर भगवान लाल साहनी हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की बात करें तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा जो आपको 102वां संविधान संशोधन के तहत इसको दिया गया है। संविधान की मूल संरचना से संबंधित निम्नलिखित मामले में को कालक्रम अनुसार सजाएं। तो इसका जो है डेट हम लोग देख लेंगे, ईस्वी कब हुआ था, तो इसके बाद खुद हम लोग सजा लेंगे। मिनर्वा मिल कब हुआ था? 1980 में हुआ था। गोलकनाथ 1967 में हुआ था। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण यह 1975 में हुआ था। और केशवानंद भारती बनाम केरला 1973 में हुआ था। तो इसकी तरह ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है? तो जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 हो जाएगा। आर्टिकल 15 के बारे में अभी बात करें, किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, मूल के आधार पर भेद नहीं कर सकते हैं। 14 हो गया आपका समानता का अधिकार। 16 हो गया किसी भी लोक नियोजन की व्यवस्था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रदान करता है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के विरुद्ध प्रत्येक राज्य की रक्षा करना संघ का कर्तव्य है? तो अनुच्छेद 355। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ी गई थी? मीन्स किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो 9वीं अनुसूची पहला संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। इस 9वीं अनुसूची की यह विशेषता है कि इस अनुसूची में 9वीं अनुसूची में जिस भी विषय को शामिल किया जाता है उस पर कहीं भी चुनौती नहीं दे सकते। मीन्स सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं भी चुनौती नहीं दे सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एंजल टैक्स का वर्णन करता है? एंजल टैक्स का वर्णन जो आपको जब कोई स्टार्टअप अपने द्वारा बेचे गए शेयरों को उचित बाजार मूल्य पर दर से अधिक मूल्य प्राप्त करता है तो उस पर आरोपित एक प्रकार के कैपिटल गेन करता है। आपका ऑप्शन नंबर 3। उस भारतीय का नाम बताइए जो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार
प्राप्त किया है। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जबकि 1999 में इनको भारत रत्न दिया गया था। हरगोविंद खुराना की बात करें तो 1968 में इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अभिजीत बनर्जी की बात करें तो ये भारतीय मूल के एक अर्थशास्त्री हैं, जिनको 2019 में इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 1935 में आरबीआई की स्थापना के समय उसकी पूंजी कितनी थी? आरबीआई की स्थापना जो है 5 करोड़ रुपए की पूंजी के तहत 1934 के यंग हिल्टन आयोग के तहत 1935 में किया गया था। 1935 की स्थापना के समय इसका मुख्यालय आपको कोलकाता था, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय आपको मुंबई में कर दिया गया है। वर्तमान में इसके आरबीआई के गवर्नर जो है आपको शक्तिकांत दास हैं। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष DRR चंतालू हैं। नाबार्ड की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1982 में किया गया था। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2000 आधार वर्ष 2012 में खाद्य उत्पादों का भारांक कितना है? ये आपको 45.86%। ये सब चीज़ों को याद कर लीजिए, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है कि इस पर डिस्कशन किया जा सकता है। शादी शगुन योजना किसके लिए है? ये प्रश्न अच्छा है आपको। ये शादी शगुन योजना जो है किससे संबंधित है? ये आपको मुस्लिम लड़कियों से संबंधित है। अगर कोई भी मुस्लिम लड़कियां ग्रेजुएशन पास करती है जो अविवाहित होनी चाहिए, कोई भी मुस्लिम लड़कियां जो अविवाहित है ग्रेजुएशन पास करती हैं तो सरकार के द्वारा 51,000 रुपये उसको सहायता राशि के रूप में दी जाती है। संपूर्ण बीमा ग्राम योजना किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो आपको संचार मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना आता है। निम्नलिखित में से किस शहर समूह को पर्यटन के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वर्ण त्रिभुज के रूप में विकसित किया है? तो इसमें आपको स्वर्ण के रूप में 3 गो है, दिल्ली, आगरा और जयपुर। उत्पादक मूल्य सूचकांक पर समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो इसकी अध्यक्षता BN गोलदार के द्वारा किया गया है। भारत में प्राथमिक घाटे का तात्पर्य क्या है? भारत में प्राथमिक घाटे का तात्पर्य जो है आपको चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे और पिछले वर्ष के उधारों पर भुगतान किए गए ब्याजों के बीच का अंतर है। बिहार का एकमात्र चाय उत्पादक जिला कौन सा है? तो बिहार का एकमात्र चाय उत्पादक जिला जो किशनगंज है, जो कि आपको किशनगंज जो आपको पश्चिम बंगाल से सीमा बनाती है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा भी किशनगंज में ही होती है। बिहार के किस नदी तट में ने सन 1857 ईस्वी का विद्रोह देखा था? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह जब हुआ था तो उसमें बिहार से प्रमुख नेता थे आपको वीर कुंवर सिंह। जो वीर कुंवर सिंह भोजपुर जिले के आरा के रहने वाले थे। तो इसमें जो बात करें तो सोन नदी जो है इससे संबंधित है, क्योंकि सोन नदी जो है आपको निकलती तो है मध्य प्रदेश से, वहाँ से होते हुए जो है झारखंड, बिहार होते हुए पटना के रास्ते गंगा में मिल जाती है। चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, जिसके महान प्रमुख नेता महात्मा गांधी थे और उनको बुलाने वाले नेता थे राजकुमार शुक्ल। तो इनके पूछ रहा है कि नियुक्त जांच समिति का अध्यक्ष कौन था? इसके FG सलाई थे। अगला प्रश्न है, श्री JB कृपलानी चंपारण सत्याग्रह के दौरान किस कॉलेज के प्रोफेसर थे? एक किस कॉलेज के प्रोफेसर थे? तो ये आपको भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज मुजफ्फरपुर के उस समय ये प्रोफेसर थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में गया जिले के किसानों ने किसको पत्र भेजा था? तो आपको जवाहरलाल नेहरू को ये पत्र भेज करके इस चीज़ के बारे में जो है उल्लेख किया था, जिसमें जो पत्र लिखने में आपको सहजानंद सरस्वती प्रमुख नेता थे। बिहार के प्रत्येक जिले में सत्याग्रह शुरू करने की सिफारिश किस किसान नेता ने की थी? आपको राहुल संकृत्यान के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, सारण को आपराधिक जिला कब घोषित किया गया? तो सारण का आपराधिक घोषणा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया था। तो यहाँ भी सारण में भी बहुत अधिक मात्रा पे यहाँ पे नेता जो बिहार के जो भी थे वो सब शामिल हुए और अधिक मात्रा में यहाँ उपद्रव किया, अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह छेड़ दिया। इसी कारण जो है आपराधिक जिला इसको घोषित किया गया था। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? किस नदी से निकलती है? तो आपको ये गंडक नदी से निकलती है। सोन नदी से भी कई तरह के नहर निकलते हैं जो
कुछ जो है नहर जो है आपको बक्सर की तरफ जाते हैं, कुछ जो है बिहार औरंगाबाद की तरफ जाते हैं। बिहार में कृषि की प्रकृति क्या है? तो बिहार में जो कृषि की जाती है आजीविका के उपार्जन के लिए की जाती है। बिहार में कोई बड़े बड़े ऐसे किसान नहीं है, मीन्स जो है बड़े उद्योग के तौर पर जो है उत्पादन करते हैं और जो है बिक्री करते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर छोटे किसान हैं और वो अपने जीविका उपार्जन के लिए, मीन्स अपने खाने पीने के लिए जो चीज़ों को उपयोग करने के लिए उत्पादन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का सबसे पुराना उद्योग है? बिहार का सबसे पुराना उद्योग की बात करें तो सबसे पुराना उद्योग आपको चीनी उद्योग है। रेशम वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास बिहार में कहाँ हुआ? रेशम में अभी भी सबसे जो है पॉपुलर के रूप में जानी जाती है आपको भागलपुर, सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है भागलपुर वगैरह साल वगैरह जो है बनता है। सर्वाधिक रेशम का उत्पादन यहीं पे होता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 10 सक्रिय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी प्रतिशत थी? तो आपको 25.42% थी। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान कैमा है? तो तीसरा है। पहला की बात करें तो उत्तर प्रदेश है, दूसरा जो है महाराष्ट्र है, तीसरा पे जो है बिहार का स्थान है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार में बाल लिंगायत कितना है? बाल लिंगानुपात कितना है? तो आपको बाल लिंगायत जो है 935 है। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में शहरीकरण 15% से अधिक है? मीन्स कौन सा ऐसा जिला है जहाँ के शहर जो है 15% से अधिक है? तो आपको पटना में भी जो है, पटना तो जो है काफ़ी यहाँ पे 43% शहरीकरण है। जबकि मुंगेर की बात करते हैं यहाँ 27% शहरीकरण है, जबकि भागलपुर 19.8% और नालंदा जो है 15% के आसपास में है। तो इसका ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। इन पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट जो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या की अलाभकारी राज्य है, जिस उनमें से शामिल कौन सा नहीं है? इसमें आपको तमिलनाडु शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है मध्याह्न भोजन योजना की प्रतिशत के मामले में किस राज्य में सबसे अच्छा कवरेज किया है? किस जिला, बिहार के बारे में पूछा, किस जिले में जो है, तो आपको ये बक्सर में जो है सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। अब मध्याह्न भोजन योजना की बात करें तो मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत जो है 1995 में तमिलनाडु से हुआ था, जिसकी नाम भी अब चेंज कर दिया गया है। मध्याह्न भोजन योजना को प्रधानमंत्री पोषण आहार योजना नाम इसको चेंज कर दिया गया है। अगला प्रश्न है विद्यावाहिनी बिहार ऐप। विद्यावाहिनी बिहार ऐप किससे संबंधित है? तो विद्यावाहिनी बिहार ऐप जो है 1 से 12वीं तक की सभी, इस ऐप है 1 कक्षा 1 क्लास से जो 12वीं तक की सभी पुस्तकें को यहाँ पर उपलब्ध किया गया है। तो इसे शिक्षा विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है, सही है, जिसमें 1 से 12 तक के सभी बच्चों के लिए यहाँ पर पुस्तक उपलब्ध है, जाकर के वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। परवरिश योजना के अधीन 0 से 18 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चों को भत्ता के रूप में कितनी राशि दी जाती है? तो 0 से 18 वर्ष इसमें कैटेगरी और बटा हुआ है। जैसे 900 रुपये बात करें तो ये 0 से 6 साल तक के बच्चे को 900 रुपये दिया जाता है प्रति महीना, जबकि 6 से लेकर के 18 साल के बच्चे को प्रति महीना 1000 रुपया दिया जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। ISO 27001/2013 जिसे बिहार में डिस्कॉम द्वारा लागू किया जा रहा है, किससे संबंधित है? तो ये आपको साइबर सुरक्षा से संबंधित है। तो ये थे आपको 140 प्रश्न जो जीके संबंधित है, इसमें करंट अफेयर सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो दोस्तों अब जो अभी प्रश्न जो 10 प्रश्न बचे हैं उन सभी प्रश्न मैथ के प्रश्न हैं। तो अब देखते हैं मैथ के प्रश्न को। अगला प्रश्न, हर 18 मिनट में एक घंटी बजती है, हर घंटी 24 मिनट में एक दूसरी घंटी बजती है, हर 32 मिनट में एक तीसरी घंटी बजती है। यदि तीनों घंटियाँ 8 बजे बजती है तो सभी किस समय पर एक साथ बजेगी? तो दोस्तों क्या करेंगे, इसको 18, 24 और 32 ये सभी का एलसीएम निकाल लेंगे। इसका एलसीएम जो है आपको जो भी एलसीएम आएगा उसको घंटे में बदल लेंगे और घंटे में बदलने के बाद जो है 8 बजे जितना बजे पहली बजती तो उसमें ऐड कर देंगे, तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे इतना जगह नहीं है जो मैथ बना सकें। मैंने कोशिश करूँगा कि आपको इसका सोल्यूशन, मैथ का सोल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पर जो है दे दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इतने जो मैथ बनाने की जगह नहीं है, जिसके कारण मैथ बना नहीं पा रहे हैं चीज़ को।
ठीक है। तो आपको अभी आंसर मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, आपको जो कोशिश किया जाएगा कि आपको टेलीग्राम पर जो है आपको ये सभी का आंसर डिटेल रूप से दे दिया जाएगा। 42 का ऑप्शन नंबर आपको 3, 43 का भी आपको 3, 44 नंबर का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पैंतालीस रीजनिंग है, इसके बाद करें तो इसको पुत्र हो जाएगा। 46 नंबर 2 नंबर, 47 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 48 का भी 3 हो जाएगा, 49 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है 50 नंबर, 50 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको 4। तो दोस्तों ये थे आज 150 प्रश्न जो बीपीएससी आने वाली प्री परीक्षा पर जो है जो आने वाली ये 150 प्रश्न जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो को आप लोग को कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई करें, और साथ साथ इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है आने वाले जो भी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचें। धन्यवाद दोस्तों। फिर आप कुछ अब नए चीज़ों को लेकर के आप लोगों के सामने आऊँगा जो बिहार से संबंधित जितने भी करंट अफेयर हों या बिहार से कुछ जीके संबंधित हों, उन सभी प्रश्नों को भी आप लोगों के साथ मैं कराऊँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।